The quarter is subjected to direct shear stresses and bending stresses, and therefore strength is also criteria of material selection for the quarter. On the basis of strength, the material of the two steel rods and quarter is selected as plain carbon steel of grade 30C8. So we are selecting the material for as a rod for plain carbon steel according to the criteria. And some problem or university problem you might have seen directly given that plain carbon steel 30C8. So you can have the design data book and for 30C8, and you can refer the values of maximum ultimate shear stress SYT equal to 400 Newton per mm square. So it may be given in problem in university, or if it is not, you have to use design data book and शेवाड़कर का डिज़ाइन डेटा बुक है, उसके अंदर आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको 30C8 इस मटेरियल के लिए SYT का वैल्यू मिल जाएगा. सर शेवाड़कर में पेज नंबर कौन सा है? सर आई एम नॉट ब्रिंग दैट डिज़ाइन डेटा बुक, अभी मेरे पास नहीं है. ओके सर, तो कौन से नाम से ढूंढना पड़ेगा उसे? वही आप मटेरियल प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ उसमें जब कंटेंट में जाओगे ना, केवल करके डिजाइन डेटा बुक में कंटेंट रहेगा, कंटेंट में आपको मिलेगा जी कि सर मिल गया. मटेरियल प्रॉपर्टीज या मटेरियल स्ट्रेंथ में जाओगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है क्या है, तो मेरे पास अभी नहीं है तो वहां से मिल सकता है. फिजिकल कांस्टेंट ऑफ मटेरियल्स. हाँ फिजिकल, उसमें आप इसमें देखो ना मैक्सिमम कितना आ रहा है SYT का वैल्यूज वहाँ पे हो सकता है. एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर से नहीं है तो बता रहा हूँ, इन केस अगर से जी सर जी. मतलब किसी यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम में दिया नहीं है तो आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि वहां से आप ले सकते हो. अभी यहाँ पर कैसे दिया है तो आप यहाँ से ले सकते हो. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में दिया रहता है स्ट्रेसेस की वैल्यूज, पर अगर से नहीं दिया है तो वहां से आप ले सकते हो, एक प्रोसीजर ले सकते हो. ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि वेरी करेगा मटेरियल टू मटेरियल. आप जो मटेरियल सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से स्ट्रेस का वैल्यूज वेरी करेगा, तो उसके हिसाब से आपका जो डायमीटर जो आएगा फाइनली वो भी चेंज होता रहेगा. अगर से आप जो लेते हो, आप प्लेन कार्बन स्टील के लिए ये लिया है SYT इक्वल टू 400, दूसरा मटेरियल होगा तो उसका डेफिनेटली उसका स्ट्रेंथ अलग रहेगा, किसी का 500 रहेगा, किसी का 400 है, किसी का 350 है. हर मटेरियल का अपना मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यूज है ना, तो वो आप मटेरियल क्या लेते हो उस पर डिपेंड करता है. तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर से नहीं है तो ऐसा करना है प्रॉब्लम में दिया है तो वो ही लेना पड़ेगा आपको. तो वी कंसिडर इट एज ए SYT इक्वल टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर 30C8. नहीं है तो फिर देखते हैं आगे. पार्ट 2 में दिया है कि सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अगर से आपको सिलेक्ट कर सकते हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी आप डिजाइन डेटा बुक में जाकर आपको टेबल्स मिल सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कौन से मटेरियल के लिए कितना लेना है, या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो. जनरली जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर दिया है यहाँ पे, और टू अकाउंट फॉर दिस फैक्टर्स हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड इन द प्रेजेंट डिजाइन. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द रॉड, स्पाइगोट एंड सॉकेट एंड इज एज्यूम टू बी 6. अब किस टाइप का लोड है, और डेड लोड है कि लाइव लोड है, या और कौन से टाइप्स के लोड्स है जो डिज़ाइन इसके ऊपर आ रहे हैं, उसके हिसाब से एक कॉलम रहेगा आपका डिज़ाइन डेटा बुक में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये ले सकते हो ये लोडिंग कंडीशन में. तो कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि डिज़ाइन है कि डिज़ाइन है तो इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि एक सभी का आंसर एक ही आना चाहिए. तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट डिपेंड्स अपॉन द कौन सा मटेरियल आप ले रहे हो, और इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना चूज कर रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर के आपके वेरिएशंस रह सकते हैं. किसी ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर से 5 ले लिया है ना, किसी ने 6 ले लिया, तो डेफिनेटली आंसर तो थोड़े बहुत डिफरेंस आएंगे, क्योंकि वो डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड में जाता है सीधा सीधा. सो वो थोड़ा सा वेरिएशंस रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं है उसमें.
वो डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो मटेरियल सिलेक्शन, उसके हिसाब से वो एग्जामिनर आपको आपका पेपर चेक करेगा। बट वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी या जो मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो ये वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 ले लिया और कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी या 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी रहना चाहिए। सो यहाँ पर लिया है इन्होंने रॉड और स्पाइगॉट और सॉकेट के लिए एज्यूम किया है 6, while for the quarter it is taken as 4। अभी क्वार्टर के लिए कम लिया है और क्वार्टर और स्पाइगॉट और सॉकेट और रॉड के लिए ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसके लिए रीज़न भी लिखा है इन्होंने कि एक फॉलोइंग 2 रीजंस आर स्पेसिफाइड। देयर इज़ नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन क्वार्टर, कि क्वार्टर जब हम देखते हैं क्वार्टर का डिज़ाइन तो उसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्योंकि क्वार्टर एक की डायग्राम जब हम देखते हैं तो एक प्लेन इसके तरीके पट्टी जो रहती है अपनी, और सिंपल है, उसमें कहीं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन एरिया कहीं पे भी नहीं हो रहा है ना। दूसरा फैक्टर बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द क्वार्टर इज स्मॉल एज कंपेयर टू द सॉकेट एंड स्पाइगॉट, कि हमें ये देखना चाहिए कि क्वार्टर जो है टूट जाती है तो क्वार्टर को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। क्वार्टर की जो कॉस्ट है वो कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ द स्पाइगॉट या सॉकेट। स्पाइगॉट या सॉकेट की कॉस्ट हम देखने जाएंगे तो ज़्यादा रहेगी और क्वार्टर की कॉस्ट कम रहेगी, तो उस वजह से जो कम कॉस्टली है उसे हम बदलेंगे, जो जो महंगा है वो नहीं बदलेंगे। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि जो भी हम अगर से फेल होता है कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल कोई घर का एग्जांपल लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग में जब ये होता है शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ता है, पता है ना आपको, फ्यूज उड़ता है तो फ्यूज को हम बदल सकते हैं, क्योंकि 10 15 20 रुपए पे 40 रुपए में आ जाएगा, क्योंकि वो उड़ना चाहिए इसलिए, है ना? जब भी लोड बढ़ता है कम होता है तो जब हम डिज़ाइन हमारा अगर से लोड बढ़ता है जैसे पी 50 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया है, अगर से मान लो 50 की जगह 60 हो गया तो डेफिनेटली हमने जो डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से वो ब्रेक होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो 50 किलो न्यूटन के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं हम, है ना। तो वो डिज़ाइन हमारा रहेगा। अगर से उसके ऊपर 50 के यहाँ पे प्रॉब्लम ही दिया, 50 की जगह पे अगर से 60 किलो न्यूटन का लोड लगाते हैं तो वो जॉइंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 10 किलो न्यूटन के ज़्यादा बढ़ गया। तो टूटेगा तो कौन सा पार्ट टूटेगा, तो ऐसा पार्ट टूटेगा जो पार्ट सबसे वीक है। तो हमारे डिज़ाइन में सबसे कौन सा पार्ट सबसे वीक है, वो क्वार्टर है, क्योंकि क्वार्टर की कॉस्ट सबसे कम है एज कंपेयर टू स्पाइगॉट, एज कंपेयर टू सॉकेट, इसलिए हमें क्वार्टर को ही ब्रेक करना पड़ेगा। इसी वजह से क्वार्टर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कम लेंगे और स्पाइगॉट और सॉकेट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेंगे। इसी वजह से यहाँ पे मेंशन किया है कि क्वार्टर के लिए 4 लिया है और स्पाइगॉट और इसके लिए 6 लिया है ना। तो अगर से हमने क्वार्टर को 6 लेते और स्पाइगॉट को 4 लेते तो क्या हो जाएगा, तो स्पाइगॉट ब्रेक होगा, क्वार्टर नहीं ब्रेक होगी, क्योंकि क्वार्टर के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेते हैं। तो क्वार्टर की इनडायरेक्टली फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या डिफाइन करता है, उसका जो थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो वो डायमेंशन जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम अगर जितना ज़्यादा लोगे, हाँ, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है, जो भी पार्ट हम डिज़ाइन करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिज़ाइन करते हैं हम, कोई भी पार्ट, चाहे हम सिविल इंजीनियरिंग में भी जाते हो तो कॉलम जो रहते हैं तुम्हारे, कॉलम में मतलब बी रेक्टेंगल शेप का कॉलम रहता है, बी इंटू टी जिसे हम बोलते हैं, विड्थ इंटू हाइट। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेंगे तो हम कॉलम का साइज बढ़ा देंगे, तो कॉलम का साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जितना हमने डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कॉलम का साइज अगर से ज़्यादा है तो अननेसरी मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। और कॉलम का साइज अगर से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेते हैं तो कॉलम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा। छोटा ही हो जाएगा मतलब अगर से बिल्डिंग गिरती है तो वो कॉलम के साइज के ऊपर ही रहेगी ना। तो कॉलम का साइज हमने छोटा लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर से कम लेते तो वो उस कॉलम के ऊपर क्या है, लोड ज़्यादा आएगा और वो बिल्डिंग गिर सकती है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो इसी प्रकार से हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी वैसा ही है कि जब हम कोई भी पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर से ज़्यादा रखते हैं तो उसकी चांसेस ऑफ फेल्योर कम होते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर से कम रखते हैं हम तो उसकी फेल होने की चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। तो उस वजह से हम
फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एक प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पाइगॉट के लिए 6 लिया है और कॉटर के लिए 4 लिया है। ओके, इट इज एज्यूम दैट द यील्ड स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन विद द ओके। थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल स्ट्रेसेस। So permissible stresses in the rod, spigot end and the socket are as follows. Second पेज के ऊपर यहाँ पर हमें यहाँ पर हम देखते हैं सिग्मा टी। सिग्मा टी इक्वल टू लिखा है यहाँ पर एस वाई टी अपॉन एफ एस। सिग्मा टी इक्वल टू एस वाई टी अपॉन एफ एस। सो सिग्मा टी क्या है? इट इज अ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। टी का मतलब टेंसाइल है, सिग्मा का मतलब स्ट्रेस है। तो सिग्मा टी इक्वल टू एस वाई टी अपॉन एफ एस। एफ एस मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एस वाई टी का वैल्यू हमारे पास 400 हमने एज्यूम किया है या फिर डिज़ाइन डेटा बुक से लिया है, या उसके बाद में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है 6, स्पाइगॉट के लिए 6 है। तो 400 डिवाइड बाय 6 हम जब करते हैं तो 66.67 न्यूटन पर एम आता है। इफ यू चेक इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर वही आएगा। तो सिंपल है। तो ये हो गया आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब ये हम 66.67 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये हमारे लिए स्ट्रेस रहेगा डिजाइन करने के लिए। 400 क्या है? अल्टीमेट है, ये यील्ड है, यील्ड स्ट्रेंथ है ना। यील्ड स्ट्रेंथ क्या रहता है? इट इज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ ये क्या रहता है? इट इज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और उसके बाद में हम जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो जो आता है स्ट्रेस वो है आपका परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक नहीं? आपको भी डिजाइन डेटा बुक में जो रहेगा वो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस। एंड हमें जो डिजाइन करना है वो डिजाइन स्ट्रेस, ये अलाउएबल स्ट्रेस, वो रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने के बाद जो आएगा, जैसे कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू 66.67 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसी प्रकार से हम सिग्मा सी, इसको हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। पहला था सिग्मा टी, दूसरा है सिग्मा सी, इसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो वो बताता है एस वाई सी अपॉन एफ एस। एस वाई टी था पहला, ये दूसरा है एस वाई सी अपॉन एफ एस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एस वाई सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस वाई टी बोल रहा है ना। एस वाई सी की जगह पर हम यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एस वाई टी। तो एस वाई टी का वैल्यू हमारे पास पता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो हमें एस वाई सी मिलेगा। एक जनरल इंपेरिकल रिलेशन है वो, जो स्टैंडर्डाइज रिलेशन है उसके हिसाब से। तो 2 इंटू 400 फैक्टर ऑफ 56 है, तो नेचुरली आ जाएगा आपका 133.33 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस परमिसिबल इसे बोलते हैं, परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी इक्वल टू 133.33 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये हो गया कॉम्प्रेसिव। उसके बाद में थर्ड आएगा आपका शियर स्ट्रेस, जो कि टाउ, तीसरा इक्वेशन देखते हैं हम शियर स्ट्रेस के लिए, इक्वल टू टाउ इक्वल टू क्या बोल रहा है कि एस वाई एस डिवाइडेड बाय एफ एस। और एस वाई एस को आगे इक्वेशन में बदला है 0.5 एस वाई टी डिवाइडेड बाय एफ एस। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, डोंट हैव, इसे नहीं दिया है तो हम ले सकते हैं इसे। 0.5 एस वाई टी। सो एस वाई टी हमारे पास पता है 400 है, और मल्टीप्लाई बाय 0.5 करना है, डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो इफ यू डू you check your answers with your calculator. 400 multiplied by 0.5 divided by 6, so it is come out as 33.33 Newton per mm square. ओके, सो ये जो हमने निकाले हैं सिग्मा टी 66, सिग्मा सी 133 और टाउ शियर स्ट्रेस 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर, दीज आर द परमिसिबल स्ट्रेसेस। दीज आर द परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर द, हमने किसके लिए निकाले? स्पाइगॉट के लिए और सॉकेट के लिए, बिकॉज फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? डिवाइड बाय 6 है। उसी प्रकार से हमें परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर क्वार्टर निकालना है। परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर क्वार्टर कैसे निकालेंगे? सेम फार्मूला है, सिग्मा टी एस वाई टी अपॉन एफ एस। सिग्मा टी
मटेरियल हमने क्वार्टर का अलग नहीं लिया, वही लिया है, इसलिए सिग्मा वाई टी 400 ही लेना है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेने से हो जाता है आपका सिग्मा टी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है नहीं। ये क्वार्टर के लिए टेंसाइल स्ट्रेस है। सिग्मा टी फॉर क्वार्टर इज 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और शेयर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, अगर से शेयर फेल्यूर हमें जाना है क्वार्टर का तो शेयर स्ट्रेस लगेगा एस वाई एस अपॉन एफ एस। सो 0.5 एस वाई टी अपॉन एफ एस। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 4, ये आता है आपका 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो जब हम क्वार्टर डिजाइन करेंगे उस समय सिग्मा टी लेना है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब हम क्वार्टर डिजाइन करेंगे शेयर स्ट्रेस के लिए तो सिग्मा टाउ लेना है 50 पर mm स्क्वायर। जब हम ये डिजाइन करेंगे सॉकेट या स्पाइगोट डिजाइन करेंगे उस समय सिग्मा टी 66 रहेगा, सिग्मा सी 133 रहेगा और शेयर स्ट्रेस 33, जो भी 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है, ठीक है। सो दीज आर व्हाट परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन। कभी कभी डायरेक्टली आपको यूनिवर्सिटी में ये स्ट्रेसेस के वैल्यूज डायरेक्टली प्रॉब्लम में दिए रहते हैं। अगर से नहीं दिए रहते तो डिज़ाइन डेटा बुक से आपको कैलकुलेट करके लेना है। अभी हम जाएंगे कैलकुलेशन पार्ट, जो कि हमने डिज़ाइन प्रोसीजर में पढ़ा है। पार्ट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो पहला है हमारा स्टेप नंबर 1, डायमीटर ऑफ द रॉड। ओके, जो डायमीटर ऑफ द रॉड हमें निकालना है, इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, थ्योरी में पढ़ा है। स्मॉल डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4p अपॉन पाई सिग्मा टी। पुट अप द वैल्यूज, 4 अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 15 टू 10 रेज़ टू पावर 3, पी का वैल्यू दिया है और सिग्मा टी लेना है। जैसे मैं स्पाइगोट की बात कर रहा हूँ तो सिग्मा टी क्या रहेगा, 66.67 रहेगा। तो यू कैन चेक योर वाइज इन कैलकुलेटर, 30.90 आ रहा है बुक में, आपके कैलकुलेटर में भी वही आना चाहिए, या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वैल्यूज ज़्यादा नहीं होगा। आई थिंक आ रहा है। Anybody, any student do the calculation if they want, so that I will know the answer is coming proper or not. Aniket Khangar, have you done the calculation? 30.90 आ रहा है। सो ये अभी ये जो वैल्यू दिया है बुक में उसके बराबर ही आ रहा है ना, तो ठीक है। सो अभी इसको इन्होंने एक तो 30 भी ले सकते थे, हम 30 लेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, 30.90 है, तो 31 की तरफ भी जा सकते हैं या 32 की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि राउंड अप करना पड़ता है, क्योंकि 30.90 का डायमीटर हमें पास मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो राउंड अप हम कहाँ पे भी जा सकते हैं। बेटर रहता है कि राउंड अप जब करेंगे तो हायर साइड में जाएंगे। राउंड अप जब करेंगे जैसे 30.90 है, वाई नॉट 30, तो 30.90 को 30 करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर कम कर रहे हैं। डायमीटर कम कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रेंथ कम हो रही है ना। तो इसलिए हमारा प्रेफरेंस ऐसा रहना चाहिए कि हम हायर साइड में जाते हैं। तो 31 है, तो 31 का भी डायमीटर मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है पता नहीं, तो इन्होंने 32 लिया है, या 35 तक भी जा सकते हैं हम। स्टैंडर्ड डायमीटर्स कितने हैं, जैसे कि आप ये डिज़ाइन कर लिया आपने 30.90, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 30.90 का आपको मार्केट में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आप सर्च करने जाओ किसी शॉप में जाकर बोलो मुझे 30.90 का डायमीटर दो, वो क्या बोलेगा, नहीं ये बोलता है मेरे पास। अब ये 30 का, एक तो 30 का लो बोलता, नहीं तो 35 का है मेरे पास, ये लो बोलता, या फिर मेरे पास 40 का है वो लेकर लो बोलता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको हम हमें राउंड अप करना पड़ता है हायर साइड में। तो इन्होंने अभी 32 लिया है, इट्स मे बी अवेलेबल हो सकता है। तो ये आप 32 ले सकते हो, 35 ले सकते हो, इट इज करेक्ट। ओके, स्टेप 2 में जाओगे, थिकनेस ऑफ द क्वार्टर, इंपेरिकल रिलेशन यूज करना है, स्मॉल टी इक्वल टू 0.31 डी। ओके, थिकनेस ऑफ द क्वार्टर स्मॉल टी इक्वल टू 0.31 डी। अभी डी का वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किया है, राउंड अप किया है 32, उसी को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.31।
तो 9.92 आ रहा है, उसको राउंड अप करेंगे हायर साइड में 10 मिलीमीटर। आपका भी वो आ रहा होगा शायद, इसमें कोई इशू नहीं है। स्टेप नंबर 3 में जब जाएंगे, लेट्स सी इन स्टेप नंबर 3, diameter d2 of spigot, diameter d2 of spigot। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तुमने। लेट्स रिवाइज, जो हमने पहले पढ़ा है उसमें से निकाला होगा ये। यहाँ पे टेंसाइल फेल्योर हमने कंसीडर किया है स्पाइगोट का। स्पाइगोट हमें पता है और सॉकेट पता है, दो पार्ट रहते हैं और तीसरा पार्ट रहता है कॉटर। तो स्पाइगोट का टेंसाइल फेल्योर कंसीडर किया है, तो उसमें आपको ये इक्वेशन मिलेगा, P इक्वल टू π/4 d स्क्वायर d2 स्क्वायर माइनस d2 इंटू टी ब्रैकेट इंटू सिग्मा टी। पुट द वैल्यूज ऑफ P का वैल्यू 15 टू 10⁻³ है। π/4 d2 का स्क्वायर, d2 हमें निकालना है, d2 मल्टीप्लाई बाई टी का वैल्यू 10 रखना है और सिग्मा टी का वैल्यू 66.67। सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन को सॉल्व करो। यू कैन सी d2 स्क्वायर माइनस 12.73 d2 माइनस 954.88 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अगर से पास नोटबुक है तो इफ यू सॉल्व इट बाय दिस इक्वेशन, you get the quadratic equation. So d2 square minus 12.73 d2 minus 954.88 equal to 0। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। आप करते हो कैलकुलेशन कैलकुलेटर में तो आपको दिखेगा। और सॉल्विंग द अबो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिकली इक्वेशन अभी सॉल्व करना है अभी, तो उसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है। तो d2 इक्वल टू 12.73 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, वो जो इक्वेशन था ना बी मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा कुछ इक्वेशन एक था, देखो, अंडर रूट ऑफ प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए मतलब यहाँ पे d2 का कोएफिशिएंट रहता है ना, और c मतलब ये 954 रहता है, अगर से आपको पता है मैथमेटिक्स। अनिकेत खंगार, आई नो द मैथमेटिक्स, आपको पता है ना वो रूट्स इक्वेशन रहता है उसका, उसके हिसाब से आप निकालो। तो d2 का वैल्यू मुझे बताइए। ऐसा नहीं अनिकेत को बोल रहा हूँ, तो साहब दूसरे लड़के भी कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन। आ रहा है क्या d2 37.91 ठीक है। तो उसे राउंड ऑफ किया अगेन 40 मिलीमीटर के लिए, ठीक है। राउंड करना है आगे के डिजिट में 40 मिलीमीटर। स्टेप नंबर, ठीक है, अभी आ रहा है तो सभी का आ रहा है ऐसा कंसिडर करते हैं, किसी का नहीं आ रहा है तो देखते हैं, फिर कहीं कैलकुलेशन में आपका आगे पीछे हो सकता है, कैलकुलेटर आप यूज सही ढंग से यूज करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4, आउटर डायमीटर d1 ऑफ द सॉकेट, outer diameter d1 of the socket। Write down this equation, P equal to in bracket π/4 smaller bracket d1 square minus d2 square bracket close minus again second bracket d1 minus d2 bracket close t, बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर है सिग्मा टी। आई थिंक दिस इक्वेशन इज नोन, टेंसाइल फेल्योर ऑफ द सॉकेट बोलते हैं इसे।
This equation is come out if you revise it. Tensile failure of the socket. Put up the values again. P का वैल्यू है 15 to 10 raised to power 3. पाई बाय 4 D1 हमें पता नहीं है. D2 हमें निकाला है अभी 40 मिलीमीटर. पुट अप दैट वैल्यू. T का वैल्यू 10 मिलीमीटर लेना है और सिग्मा T 66.67. और इस इक्वेशन से हमें D1 कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D1 फ्रॉम दिस इक्वेशन. Let's see on the next page. I think it is there. नेक्स्ट यहाँ पर आएगा आपका D1. D1 स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. D1 स्क्वायर माइनस 12.73 D1 माइनस 2045.59 इक्वल टू 0. सो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सॉल्विंग द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन. D1 इक्वल टू ठीक है ना 52.03 आ रहा है. तो उसे हायर डिजिट में जाते हैं तो 55 लिया है, क्योंकि 52 आ रहा है. जो भी वैल्यू हमारे 50 से लेके 53 तक जाए, 54 तक जाएंगे, वो 55 जाएंगे. 55 के आगे जाता है तो 60 तक जाएंगे, है ना. तो अभी जनरली जो रहता है जो 50, 55, 60, 65, 70, 75 ऐसा ही लेना पड़ता है. तो ये 52.04 है तो 55 लेना है. T1. ओके. शायद सभी लड़कों का आया होगा, एक्सपेक्टेड है. स्टेप नंबर 5. स्टेप 5 बोलता है कि डायमीटर ऑफ स्पाइगॉट कॉलर. राइट डाउन द डायमीटर ऑफ स्पाइगॉट कॉलर D3, स्मॉल D3 लिखना है. एंड सॉकेट कॉलर D4. Diameter of spigot collar D3 and socket collar D4. So D3 empirical relation है 1.5D. So 1.5 मल्टीप्लाई बाई D का वैल्यू 32 रखना है. So 48 मिलीमीटर आ जाता है. और D4 2.4D to 2.4 मल्टीप्लाई बाई 32 तो आ जाता है आपका 76.8. उसको राउंड अप किया हायर साइड में 80 मिलीमीटर. So D3 and D4 these are taken from the empirical relation. Empirical relation मैंने आपको बताए थे, वहां से लिया है ये. आई थिंक ये आ ही गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. स्टेप नंबर 6, डायमेंशन ऑफ द A एंड C. सो A इक्वल टू C इक्वल टू 0.75D. So 0.75 multiplied by D is 32. So it is coming out of 24 mm. 24 mm. So this is also taken from the imperial relation. Imperial relation. तो ये भी आ चुका होगा कोई. स्टेप नंबर 7, विड्थ ऑफ द क्वार्टर. सो हम यहाँ पर विड्थ ऑफ द क्वार्टर कंसिडर करेंगे तो हमारा शेयर फेल्योर ऑफ द क्वार्टर का इक्वेशन यूज करेंगे. ठीक है ना. क्वार्टर जो है फेल होती है डबल शेयर से. सो हमें इक्वेशन है B इक्वल टू लोड अपॉन शेयर एरिया. ठीक है ना. 2 टाइम्स T मल्टीप्लाई बाय शेयर स्ट्रेस. सो P का वैल्यू पुटअप करेंगे 15 to 10 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 2. शेयर स्ट्रेस ऑफ द क्वार्टर लेना है यहाँ पर. टाउ का वैल्यू क्या लिया है 50 लिया है, बिकॉज शेयर स्ट्रेस ऑफ द क्वार्टर लेना है. और मल्टीप्लाई बाय T का वैल्यू 10. So do the calculation. It is coming out as 50 मिलीमीटर आ रहा है क्या, देखो. वैल्यू ऑफ B मीन विड्थ ऑफ द क्वार्टर बोलते हैं.
यस अनिकेत कर रहे क्या? अच्छा सो बी इज इक्वल टू 50 mm मीन विड्थ ऑफ द क्वार्टर हमने निकाला इस इक्वेशन से। और क्या बोल रहा है ये, अच्छा दूसरे इक्वेशन से भी इन्होंने क्रॉस चेक किया है, सेकंड इक्वेशन से भी क्रॉस चेक किया है जहाँ पर बेंडिंग ऑफ द क्वार्टर कंसीडर किया है। और जैसे मैंने बेंडिंग ऑफ द क्वार्टर का भी एक इक्वेशन बताया था, देखो ना, तो उसमें b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p डिवाइड बाई t इंटू सिग्मा b इन ब्रैकेट d2 बाई 4 प्लस d2 माइनस d4 माइनस d2 डिवाइड बाई 6। यहाँ पर इन्होंने बेंडिंग स्ट्रेस कंसिडर किया, उस इक्वेशन से भी क्रॉस चेक करने के लिए किया होगा। तो तुम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 इंटू 10⁻3 50 इंटू 10, ठीक है, उसी से किया है, उससे भी 50 आता है। फ्रॉम ए एंड बी इक्वल टू 50 लिया है, तो दोनों से भी 50 आ रहा है, एक तो शेयर स्ट्रेस से भी आ रहा है, और अगर से बेंडिंग स्ट्रेस यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारा 50 आ रहा है, तो हमने 50 लिया। या फिर किसी का कम ज़्यादा होता है मान लो, तो जो ज़्यादा आता है वो कंसिडर करना है, समझ रहे हो ना। अगर से मान लो यहाँ से हमारा कम आ रहा है और बेंडिंग स्ट्रेस से ज़्यादा आ रहा है, तो जो ज़्यादा आ रहा है डायमेंशन उसे हम कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी इक्वेशन नंबर 8, स्टेप नंबर 8, check for crushing and shear stresses of the spigot, check for crushing and shear stresses of the spigot। यहाँ पर हम चेकिंग करेंगे, जो हम मतलब हम जो डिज़ाइन हमने तो कर लिया है, अभी हमारा चेकिंग होना चाहिए कि सही है या नहीं है। तो क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी ऑफ स्पाइगोट का, यू कैन सी क्रशिंग फेल्योर ऑफ द स्पाइगोट का क्रशिंग फेल्योर हम चेक करेंगे। सिग्मा सी इक्वल टू पी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई d2 इक्वेशन है। p का वैल्यू पुटअप करना है 15 टू 10⁻3 डिवाइडेड बाय t का वैल्यू है 10 और d2 हमारा 40 है। चेक द क्रशिंग स्ट्रेस 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है क्या, देखिए। आ रहा है। सो अभी हमने दूसरा इक्वेशन यूज करना है, उसके नीचे में शेयर स्ट्रेस, वो तो हम शेयर स्ट्रेस ऑफ द कौन सा है, स्पाइगोट, शेयर फेल्योर ऑफ द स्पाइगोट कंसिडर करेंगे। शेयर स्ट्रेस इक्वल टू p अपॉन 2 टाइम्स a इंटू d2 है। shear stress equal to P, that is a load, divided by 2 times A multiplied by D2. Put up the values, P equal to 15 to 10 raised to power 3 divided by 2. A का वैल्यू हमने क्या आया है प्रीवियसली 24 आया है ना, और D2 का वैल्यू 40 आया है। तो चेक द शेयर स्ट्रेस, तो यही आ रहा है 26.04 न्यूटन पर। राइट डाउन द यूनिट, यूनिट लिखना बहुत बहुत जरूरी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिजाइन। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा है कि सिग्मा सी इज लेस देन 133.33। अब ये 133.33 क्या है, ये हमारे पास जो प्रॉब्लम हम स्टार्ट में लिए थे, है ना, जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे उस समय हमने सिग्मा सी कितना निकाला, कितना था प्रॉब्लम में दिए वाला 133.33 था, बराबर है क्या अनिकेत। हाँ, जब हमने जब प्रॉब्लम स्टार्ट किया था उस समय सिग्मा सी का वैल्यू 133.33 था, बराबर। तो वो जो गिवन डेटा है वो राइट हैंड साइड में रखेंगे, और सिग्मा सी जो हमारा आ रहा है, ये कितना आ रहा है 125 आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। जो 125 कम है 133 से, बराबर है, 125 इज लेस देन 133। तो हमारा जो सिग्मा सी है
इज लेस देन 133। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा 133 स्ट्रेस के हिसाब से हमारा जो स्ट्रेस आ रहा है, जो हमने अगर से हम टी लेते हैं 10 और D2 40 लेते हैं, तो हमारा 125 ही आ रहा है, वो तो हमारा कम आ रहा है। इसलिए हमारा जो डिजाइन है वो सेफ डिजाइन है, बोल सकते हैं। अगर से उल्टी कंडीशन होती है, उल्टा भी सुन लो आप, अगर से 133.33 से ज्यादा आता है, तो उस समय हमारा डिजाइन सेफ नहीं है। ठीक है। अगर से मान लो यहाँ पर अगर से यहाँ पे अगर से सिग्मा सी 125 की जगह पर 140 आया होता फॉर एग्जांपल, तो हमारे को डिजाइन हमारा सेफ नहीं है, हमें फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अभी दूसरा भी स्ट्रेस हम चेक करते हैं कि 26.04 जो कि 33.33 से कम है, शियर स्ट्रेस बराबर है, यहाँ पे दिख रहा है देखो 33.33। इसलिए इसलिए हमारा जो डिजाइन है वो हमारा इंपेरिकल रिलेशन से जो हमने लिया है वो डिजाइन हमारा सेफ है। ओके। अभी 9 नंबर का स्टेप क्या है? चेक फॉर क्रशिंग एंड शेयर स्ट्रेसेस इन द सॉकेट एंड। तो सॉकेट एंड में हमारा चेक क्रशिंग एंड शेयर स्ट्रेस हम चेक करेंगे। सिग्मा सी इक्वल टू पी अपॉन D4 माइनस D2 इंटू टी। Put up the value P equal to 50 into 10 raised to power 3, D4 80 माइनस D2 का 40 और T का 10, तो 125 आ रहा है। ठीक है। तो अभी देखते दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है। उसके नीचे और एक इक्वेशन लिखा है। उसके नीचे और एक इक्वेशन है, टाउ इक्वल टू पी अपॉन 2 टाइम्स D4 माइनस D2 इंटू सी। राइट डाउन टाउ इक्वल टू P अपॉन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स D4 माइनस D2 इंटू सी। उसका कैलकुलेशन है दूसरे पेज पे होगा, इधर यहाँ पर है शायद, यहाँ पर होगा। यहाँ पर है कैलकुलेशन। P का वैल्यू 15 टू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 80 माइनस 40 इंटू 24। ये चेक करो 26.04 आ रहा है। ठीक है ना, 26.04 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो ओके। सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सिग्मा सी इज लेस देन 133.33, बराबर है। सिग्मा सी जो हमारे पहले इक्वेशन में निकाला है ना, 125 आया था ना पहले वाला इक्वेशन, इसके पहले वाला, बराबर। हाँ, 125 आया था जो कि 133 से कम है, और 26.04 जो कि 33 से कम है। तो इस केस में हमारा स्पाइगॉट भी हमारा का डिजाइन जो है हमारा सेफ है, हम बोल सकते हैं। ठीक है। सो स्ट्रेसेस इंड्यूस इन द स्पाइगॉट एंड सॉकेट एंड्स आर विद इन द लिमिट, इसलिए कि हमारा जो डिजाइन है वो सेफ डिजाइन है। अगर से ज्यादा आते हैं तो हमारा डिजाइन सेफ नहीं है, हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ से अब वही डिजाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये जो आप देख रहे हो ना मेरे ख्याल से और एक रह गया है क्या, कुछ रह गया शायद, ये रह गया। स्टेप नंबर 10 है थिकनेस ऑफ द स्पाइगॉट कॉलर। T1 इक्वल टू 0.45 डी। डी का वैल्यू 32 रखना है, तो T1 मिलेगा हमें 14.4, और उसका राउंड अप किया है 15 mm में। इज इट? ठीक है। और आपको लेना है टेपर ऑफ द क्वार्टर इज 1 in 32।
ये भी लिख लो आप, द टेपर फॉर द क्वार्टर इज 1/32। आर यू अंडरस्टूड दिस? 1/32 मतलब क्या है? 1/32 नहीं समझा है? तो 1 मिली बराबर है, मतलब अगर से हम 1 mm डी एक्स एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हम जाते हैं, हाँ, तो 1 mm अगर से वाई एक्सिस में जाना है तो 32 mm एक्स एक्सिस में जाना है ना? समझ रहे हैं? dx बाय dy ऐसा रहता है वो, dx बाय dy, चेंज इन एक्स डायरेक्शन एंड चेंज इन वाई डायरेक्शन। अभी अभी स्क्रीन नहीं है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो शायद ये सबको समझता होगा कि टेपर कैसे निकालते हो। 1/32, 1 मिलीमीटर अगर से हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में 32 जाना है, या फिर वाई डायरेक्शन में 32 जा रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में 1 मिलीमीटर जाना है, तो उससे हमारा टेपर निकलता है डी एक्स बाई डी वाई, है ना? डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप में रहता है ये। सो टेपर वो लेना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? डायमेंशन ऑफ द स्केच ऑफ द क्वार्टर, ये डायमेंशन स्केच निकाला है हमने, जो भी हमने डिजाइन किया है उसका एक स्केच निकाला है। ये आपको निकालने की जरूरत है नहीं, पर आपको अगर से आप ये करते हो, है ना? देखो, हमने जो डायमेंशन निकाले वो सारे डायमेंशन यहाँ पे लिखे हैं। इज इट क्लियर? फ्रंट व्यू जब निकाले, जैसे हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं तो मीन विड्थ हमारी 50 आई थी, आए 50 दिख रहा है क्वार्टर की। हमारा 15 मिलीमीटर सॉकेट का कॉलर आ रहा है, ये यहाँ पे 24 मिलीमीटर आ रहा है ना? यहाँ पर देखो, ये टेपर बोल रहा था ना, टेपर 1/32, ये जो इंक्लाइन लाइन दिख रही है, दिस इंक्लाइन लाइन इज टेपर 1/32। ये यहाँ पे टेपर देना है और राइट हैंड साइड में स्ट्रेट निकालना है। राइट हैंड साइड मतलब ये एक वर्टिकल लाइन रहेगी ना क्वार्टर की, वहाँ पर टेपर नहीं देना है, एक ही साइड में टेपर देना है। और यहाँ पर 24 निकाला हमने एक डायमेंशन, दूसरा 30 मिलीमीटर डायमेंशन निकाला है, ये 55 मिलीमीटर भी एक निकाला है हमने। यहाँ पे क्लियरेंस देना है 10 मिलीमीटर जो दिख रहा है ना यहाँ पर, यहाँ पे क्लियरेंस है, ये देखो 10 मिलीमीटर, ये क्लियरेंस वो एज्यूम किया है। और यहाँ पर भी देखो 2 mm गैप, ये भी एजम्पशन है क्योंकि गैप लगेगी जब हम फिक्सिंग करेंगे। फिक्सिंग कैसा करेंगे? जब क्वार्टर को ऊपर से डालेंगे और हैमरिंग करेंगे तब ये फिक्स होगा। जैसे स्पाइगोट और सॉकेट एक एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे और क्वार्टर को क्या करेंगे, स्लॉट से डालेंगे, डालने के बाद हैमर लेंगे, हैमर से उसको ठोकेंगे, जैसे ठोकेंगे तो धीरे 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 वो नीचे जाएगा, इसलिए वो टेपर दिया है। बाकी तो आप ये टॉप व्यू निकाल लेना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू 32 मिलीमीटर डायमीटर आया है, और ये साइड व्यू, दिस इज साइड व्यू। साइड व्यू में आपको थिकनेस ऑफ द क्वार्टर 10 मिलीमीटर है और लेंथ ऑफ द क्वार्टर 100। तो ये आपका कंप्लीट जो है डिज़ाइन हो गया। डिज़ाइन होने के बाद स्केच निकाला है, ड्राइंग, तो जो डिज़ाइन किया है, हाँ बोलो। निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो भी, क्योंकि डिज़ाइन ही पूछता है तो निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कैलकुलेशन तो करनी पड़ते हैं। अब या फिर आपको समय है तो फिर आप एक भी डायग्राम निकालो तो चल जाएगा, मतलब ये फ्रंट व्यू वगैरह जब निकालते हो ये भी डायग्राम भी चल जाएगा, पर वैसे समय है तो, पर निकालने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अननेसेसरी ये टाइम वेस्ट है ना। लेकिन आपको अगर से जैसे कि टर्म वर्क रहता था, टर्म वर्क या शीट निकालना पड़ता है आपको ड्राइंग के, है ना? तो उस केस में आपको निकालना ज़रूरी रहता है। जैसे टर्म वर्क प्रैक्टिकल या शीट वगैरह रहता रहता था तो, ठीक है? तो ले तो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है 10 मार्क के लिए या 12 मार्क के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपको पूरे प्रॉब्लम आ जाएँगी। अभी जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। इतना मुझे 100% गारंटी है। ठीक है? तो यू कैन सी द प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी का जो पेपर देखो, उसमें प्रॉब्लम देखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वो आपको आ जाएगा 100%, मैं बोलता हूँ। ठीक है? अ, बोलो। नहीं, यही प्रॉब्लम या जैसे अभी जो बुक में बताया वही स्टेप लिखना पड़ेगा ना आपको, कुछ और स्टेप बाय स्टेप ही बताया ना इधर। स्टेप बाय स्टेप ही तो बताया, और क्या बताया?
हाँ वैसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने ये, हाँ वो बराबर है, पर ये इस टाइप का मैंने कुछ नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने अभी तो लिया नहीं है, कभी इसके प्रीवियस भी नहीं पढ़ा है, तो चाहे उतना एफर्ट नहीं है मेरे पास। तो पर पहले अगर से पढ़ाया होता, बिकॉज दिस टाइम दिस इज अनदर सब्जेक्ट, जैसे मैंने रेगुलरली पढ़ाता हूँ, एक तो मैकेनिकल मेजरमेंट और आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, तो इसको छोड़कर मैंने एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है, आई नॉट टेलिंग टू यू, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो देखते हैं। और दूसरी बात है कि कल वगैरह आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा तैयार रखो, हो जाएगी टेस्ट वगैरह, प्रिपेयर करोगे क्लास टेस्ट? हाँ नहीं नहीं, अभी अपना कैसा है, देखो अभी नियर अबाउट मैंने पहला जो यूनिट है आपका, फर्स्ट यूनिट की जब बात करता हूँ, हमारे सिलेबस में 4 यूनिट है, उसमें से पहला यूनिट जो है उसके उस यूनिट से कंसल्ट करते जाए तो नियर अबाउट 80% तो हो चुका है मेरे ख्याल से, हाँ? खाली आपका नक्कल जॉइंट बचा है और नक्कल जॉइंट का प्रॉब्लम, तो नियर अबाउट पहला यूनिट का 80% सिलेबस हो चुका है, पहले यूनिट का बात कर रहा हूँ मैं, जो कि जिसमें आपके 4 यूनिट है टोटल, उसमें 12 लेक्चर्स अलॉटेड है। तो थियरी, कुछ पोर्शन थियरी है, जैसे कि आपको एस्थेटिक कंसिडरेशन इन डिज़ाइन, इर्गोनॉमिक्स कंसिडरेशन इन डिज़ाइन, और तुम्हारा जनरल कंसिडरेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है ना, और एक यूनिवर्सिटी का कोई प्रॉब्लम है, तो ये इतना तो कर सकते हो ना वाटर जॉइंट पे, तो उस पे आप थियरी, इसके पहले के लेक्चर्स में जो पढ़ाया था वो पूरा थियरी तो पढ़ाया, ध्यान नहीं दिया कि तो शायद। हाँ तो आपके, आप तो बोल रहे हो जैसे तुम्हारे पास ये जैसे पीडीएफ है बोले इस बुक का, तो उसमें तो सारा बुक का पीडीएफ है, तो उसमें सारा ही है, उसमें तो कुछ नया कुछ, तो उसमें से आप थियरी आपको निकालना है तो निकाल सकते हो नोट्स, या फिर आप उसमें से पढ़ कर सकते हो, तो एक ये भी हो जाएगा कि क्लास टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है तो वो भी हो जाएगा, क्या बोलते बाकी लड़के भी प्रिपेयर करो, तो फिर बोलोगे सर हमें पता ही नहीं था, ऐसा भी थोड़ा सा हो सर सकता है। बोलो। सर थोड़ा सा ये जो आंसर जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए ना, इसको थोड़ा सा सर वो शिवाड़कर की बुक लेके प्रॉपर वैल्यू वगैरह प्रॉपर देख पाने से एक बार सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा सर समझने में। हाँ तो उसमें अभी मेरे पास वो बुक नहीं है, अभी यहाँ पर देखता हूँ मैं, कुछ अलग आ रहा है क्या आपके जी सर। आंसर्स? नहीं सर अलग नहीं आ रहे हैं, बट कौन सी वैल्यू प्रॉपर कौन से पेज नंबर पे कौन से टेबल के अंदर से ढूंढनी है, ये कंफर्मेशन हो जाएगा सर, तो फर्दर प्रैक्टिस के लिए फिर एकदम कंफर्म रहेगा कि ये पेज खोलना है और फट से यहाँ से वैल्यू लेनी है, टाइम कंजम्पशन कम होगा सर। हाँ ठीक है ना, देखता हूँ, जी बुक सर। मेरे पास अभी नहीं है यहाँ पर, कॉलेज में जी आएंगे सर। तो देख। बाकी तो सर वो 4 या 5 फॉर्मूले हैं तो वो तो फिक्स ही है, वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल में वो फॉर्मूलों का ही कंटेंट है, बस क्वेश्चन से प्रॉपर वैल्यू को कहने सब सेक्रेट आउट करना है। दूसरा कोई आता है, वेरिएशन है ही नहीं, तो उसमें एक ही प्रोसीजर है, वो फार्मूले जी है, सर उसमें वही। वैल्यू रखता है, जी जी। आंसर निकालना है, दूसरा कुछ है नहीं उसमें। जी सर। बस वो सर शिवाड़कर की बुक को प्रॉपरली यूज करना समझ जाए तो अच्छे से और हो जाएगा सर। ठीक है ना, ठीक है, देखता हूँ मैं कल वगैरह कॉलेज जाऊंगा तो थोड़ा सा, ठीक है। जी सर। जी सर बिल्कुल।